नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षद अनाया के पेंट हाउस आता है और रेशमा उसे लेने जाती है। वो जैसे ही छत पर लैंड करता है, उसे नीचे अनाया की दोस्त कम सेक्रेटरी नजर आती है। वो उसके पास जाते हुए पूछता है, प्रिंसेस कहाँ है? वो ठीक तो है, उस पर लोग कितना कीचड़ उछाल रहे हैं, कहीं वो ज्यादा उदास तो नहीं है? तभी उसके पीछे आ रहा आकाश भी पूछता है, भाई सही कह रहे हैं, प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं? वो एक तो छोटी सी है और इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, जरूर वो बहुत ज्यादा उदास होगी। वही उनकी बात सुनकर रेशमा को वो दोनों जोकर लग रहे थे। उसकी बॉस वो भी मासूम और प्यारी। उसे तो कभी कभी शक भी होता था, इन लोगों को मिलिट्री में जगह कैसे मिल गई। वो अपना सर झटकते हुए बोली, आप लोग शांत हो जाए और प्लीज मेरे पीछे चलिए और अपनी सिक्योरिटी को यही रोक दीजिए, वो हमारे पीछे नहीं आ सकती। यह सुनकर आकाश जिंदल बोल पड़ा, ऐसे कैसे नहीं आ सकती, हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी यहाँ तक वो आ गए हैं, बस लैंड करने की जरूरत है। यह सुनकर रेशमा उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर जिंदल, शायद आप नहीं जानते कि आपने भी इलीगल लैंडिंग की है। अगर आपकी लैंडिंग की अप्रूवल अभी हमने नहीं दी होती तो आपका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता। यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस है और अगर आप अपने गार्डों की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हैं तो आप बेशक उन्हें अपने पीछे बुला सकते हैं। इतना बोलकर वह आगे चली गई। वही उसकी बात सुनकर वो दोनों भाई चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि सच में कपूर इंडस्ट्री की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी हाई होगी। अब इन बेवकूफों को कौन बताए कि यह कपूर इंडस्ट्री की सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थी, यह तो हमारी हीरोइन अनाया की सिक्योरिटी सिस्टम थी, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था ताकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई नजर भी ना डाल पाए। वह लोग जैसे ही अंदर पहुंचे, उनकी नजर बेजान पड़ी हुई अनाया पर पड़ी, जिसका हाथ पकड़कर हर्षवर्धन बैठा हुआ था। हर्षवर्धन को वहां देखकर आकाश थोड़ा परेशान आवाज में बोला, हर्षवर्धन भाई आप यहाँ पर है, हमने आपको कितने फोन किया, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और यह सब कुछ हुआ कैसे, वह भी आपके होते हुए। यह सुनकर हर्षवर्धन को भी गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में उन लोगों को देखते हुए बोला, इन सभी फसाद की जड़ कहीं ना कहीं तुम्हारा परिवार ही है। अगर अनाया वहां नहीं आई होती तो वह बिल्कुल ठीक होती, मुझे उसे वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। यह सुनकर आकाश थोड़ा परेशान आवाज में बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हर्षवर्धन भाई, वह हमारी भी बहन है, वह हमारी प्रिंसेस है, आप उसे हमसे मिलने से नहीं रोक सकते। यह सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में उसे घूरता है। उसकी गुस्सेल नजरें देखकर एक पल के लिए आकाश भी डर गया। भले ही वह मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन अंडरवर्ल्ड किंग के आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि अच्छे अच्छे लोग उसके सामने सांस लेने से भी डरे। फिर यह तो आकाश था, और वो थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, वह तो ठीक है, लेकिन यह सब कुछ किसकी वजह से हुआ और यह कैसे हुआ? हर्षवर्धन भी नहीं जानता था कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने भी अपने सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन करने को कह दिया था। तभी उन लोगों के कानों में धीमी मगर डिप आवाज आई, यह सब कुछ जानवी मेहता ने किया है। यह कोई और नहीं अनाया थी जो सबको जवाब दे रही थी। वही जानवी का नाम सुनकर सभी लोग गुस्से में एक साथ बोले, ये उस घटिया लड़की का काम है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वही उनकी बात सुनकर अनाया थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोली, पहले पूरी बात सुन लीजिए, बाद में इस तरह से रिएक्ट करना। यह वह अकेले नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने जो जहर मुझ पर अप्लाई किया है वह बहुत ज्यादा दुर्लभ जहर है, और कह सकते हैं उसे हासिल करना आम लोगों के बस की बात नहीं है, और जानवी जैसी अनाड़ी लड़की के पास वह जहर नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि वह मुझे खुश नहीं देख सकती, और वह अपने बच्चों के मौत की जिम्मेदारी मुझे ठहरना चाहती है, ताकि दुनिया मुझे गिनेगार समझे और उसे बेचारा और उसे सिंपैथी मिले और मैं जेल चली जाऊं, या फिर मेरे साथ और भी बुरा हो। लेकिन उसके पास जो जहर था वह किसी की मदद के बिना उसे नहीं मिल सकता है। यह सुनकर वह सभी लोग सोच में डूब गए कि यह किसका काम हो सकता है। तभी हर्षवर्धन थोड़ा परेशान आवाज में बोला, बीवी क्या सच में यह इतना खतरनाक था? तो अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इतना खतरनाक कि अगर मैं डॉक्टर एन नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होती। वहीं उसकी बात पूरी होने से पहले ही हर्षवर्धन ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया ताकि वह खामोश हो जाए।
वह थोड़ा गुस्सा और नाराज आवाज में बोला, बीवी तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अनाया उसे शांत करते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। हर्ष जिसने भी यह किया है, या फिर जिसने भी जानवी की मदद की है, वो यह नहीं जानता कि मैं ही डॉक्टर ऐना हूँ, और दुनिया का कोई भी जहर मुझे मार नहीं सकता। अगर उसे पता होता तो वह इतनी मेहनत नहीं करता। वह जो भी इंसान है, वह हर हाल में मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। फिर किसी मिस्टीरियस तरीके से अपनी आंखें रोल करते हुए हर्षवर्धन की आंखों में देखकर बोली, और तुम जानते हो अभी यह काम कौन कर सकता है? इतनी शिद्दत से मुझे मारने की कोशिश करना सिर्फ एक इंसान का काम है। यह सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में बोला, बीवी तुम उसका चैप्टर क्लोज क्यों नहीं करती? क्यों तुम उसे बर्दाश्त कर रही हो? इस बार उसने गलत जगह हाथ डाला है। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो मोहरों को बाहर आना बाकी है। यह तो बस एक बाहरी मोहरा है, जिसके पीछे छुपकर वह चाल चल रहे हैं। मुझे पूरी बाजी अपने साइड चाहिए। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए गुस्से में बोला, बीवी तुम जो चाहे वो करो, जितनी चाहे उतनी लाइफ बर्बाद करो, जिसे चाहे उसे बदला ले लो, लेकिन मुझे तुम्हारी जान खतरे में अगली बार नहीं देखनी चाहिए, वरना मैं सारा खेल एक साथ खत्म कर दूंगा। शतरंज की बिसात उसके बाद बिछाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं हर्षवर्धन की इतनी पजेसिव बातें सुनकर अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भला वह कैसे नहीं जानती कि उसका हब्बी उसके लिए पागल है। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, बहुत जल्द बौखलाया हुआ मोहरा बाहर आएगा। अभी के लिए मैं तुम्हें एक छूट देती हूँ, तुम जो चाहे उसके परिवार के साथ कर सकते हो। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वह बहुत वक्त से उस इंसान को बर्दाश्त कर रहा था, अब वह कुछ भी करके उन्हें बर्बाद करना चाहता था। वहीं उनकी गोलमटोल बातें आकाश की समझ में तो नहीं आई, लेकिन हर्षद जिंदल थोड़ा परेशान आवाज में बोला, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और इन सब की मास्टरमाइंड कौन है? तुम साफ साफ बताओ। तो हर्षवर्धन थोड़ा गुस्से में बोला, यह कोई और नहीं, तुम्हारी वह सर चढ़ाई हुई बुआ भवानी शेरगिल है। इस चाल के पीछे भी उसी का हाथ है। वही इतनी शिद्दत से चाहती है कि अनाया मर जाए, क्योंकि अनाया का जिंदा रहना उसकी अब तक की हुई सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। यह सुनकर दोनों भाइयों की मुठिया गुस्से में कस गई। वह पहले से इन्वेस्टिगेशन करवा चुके थे। वह जानते थे कि इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, उसमें एक तरह से भवानी शेरगिल का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, ना ही वह इन सब की वजह जान पा रहे थे, और अनाया उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन अब पानी उनके सर से ऊपर जा रहा था। आकाश गुस्से में बोला, अब तो मैं साफ साफ सारी बातें उनसे क्लियर करना चाहता हूँ। आज ही मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ पूछूंगा कि वह तुम्हें मारना क्यों चाहती है। यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, सच में आकाश भाई आप बेवकूफी हो। अब भला चोर थोड़ा कहेगा कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ। खबरदार अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं नहीं चाहती कि दुश्मन सतर्क हो जाए। क्या आकाश जिंदल करेगा कोई गड़बड़? और हर्षवर्धन कैसे लेगा अपनी बीवी का बदला? और भवानी को अगली चाल क्या होगी? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि आकाश गुस्से में भवानी शेरगिल से आमने सामने बात करने की बात करता है, जिसे सुनकर अनाया उसे गुस्से में डांट देती है। तभी हर्षद थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन प्रिंसेस वह बार बार तुम्हें टारगेट कर रही है, हमें कुछ तो करना होगा। अनाया एक गहरी आवाज में बोली, अभी के लिए हमारी परेशानी वह नहीं है, हम उसे बाद में भी देख सकते हैं। अभी के लिए सबसे बड़ी परेशानी जानवी मेहता है। जहां तक मैं जानती हूँ, वह इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ेगी नहीं, वह कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग करेगी। वैसे भी मेहता परिवार में उसकी कोई खास पोजीशन नहीं है, उसका करियर पहले ही बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि कपूर परिवार भी उसका नहीं रहा। उसके पास अभी ना ही पावर है, ना ही प्रॉपर्टी है, और ना ही पैसा है। और जहाँ तक मुझे विशाल मेहता का नेचर का पता है, वह बिना प्रॉफिट का किसी का नहीं हो सकता। जब कोई इंसान उसके लिए किसी काम का नहीं होगा, तो वह भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता होगा। और शायद यही वजह है कि जानवी मुझे इन सब में फंसा कर अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। यह सुनकर वह दोनों भाई गुस्से में एक साथ बोले, वह घटिया लड़की ऐसा भी कैसे कर सकती है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे अपने की गई हर गलती का खामियां भुगतना होगा। यह सुनकर अनाया कुछ नहीं बोली। तभी अनाया की सेक्रेटरी रेशमा बोली, बॉस जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेहता परिवार ने पब्लिक में अनाउंसमेंट की है कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
यह सुनकर अनाया के चेहरे पर थोड़े गंभीर भाव आ गए। वह गंभीर आवाज में बोली, यह किस बारे में है? और मुझे साफ साफ सारी चीज पता करके बताओ। मुझे सारी चीज जाननी है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तभी हर्षवर्धन अपनी परेशान आवाज में बोला, बीवी अभी अभी तुम होश में आए हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। सारी चीज मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं पता करवा लूंगा। यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, मुझे पता है तुम सब कुछ पता करवा लोगे, लेकिन मेरे पास पहले से ही पुख्ता सबूत है। मुझे तो बस उनकी चाल जाननी है, और तुम्हारे लिए भी मेरे पास काम है। इतना बोलकर वह उसके कान में धीमी मगर गंभीर आवाज में बोली, मैं तुम्हें शेरगिल परिवार से खेलने के लिए छोड़ रही हूँ। तुम चाहे उतना उसके साथ खेल सकते हो, बस उसे पूरी तरह से खत्म मत करना, और बिजलानी परिवार को आखिरी झटका दे दो। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह शातिर मुस्कान के साथ बोला, बीवी तुम बहुत नटखट हो, तुम चिंता मत करो, मुझे उन लोगों से निपटने में बहुत मजा आएगा। यह सुनकर अनाया हल्की सी मुस्कुरा देती है। वही वो दोनों भाई अपने सामने यह प्यारा सा सीन देखकर चीर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अब तक अनाया के साथ इतनी अच्छी नहीं हुई थी। उन दोनों को लग रहा था कि हर्षवर्धन उसकी बहन को उससे छीन रहा है। आकाश थोड़ी नाराज आवाज में बोला, हर्षवर्धन भाई आप इस तरह से गुड़िया से क्या बातें कर रहे हैं? फिर मुंह फुलाते हुए अनाया से बोला, और तुम्हें हर्षवर्धन से क्या काम है? उद्धरण चिन्ह, तुम हमें भी बता सकती हो। तुम्हें अगर किसी से निपटना है तो हमारी भी मदद ले सकती हो। यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ी चिड़ी आवाज में बोला, वह तुम्हारी मदद क्यों लेगी? वह मेरी बीवी है, और उसके हर दुश्मन से बदला लेने का हक मेरे पास है। खबरदार अगली बार बीच में बोले तो। यह सुनकर आकाश का मुंह बिगड़ गया, लेकिन वह हर्षवर्धन से बहस नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हर्षद जिंदल थोड़ा गुस्से में बोला, वह पहले हमारी प्रिंसेस है, बाद में तुम्हारी बीवी है, इसलिए इतना मत उछलो। वैसे भी अगर कोई हमारी गुड़िया को परेशान करेगा तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। फिर वह प्यार से अनाया के पास गया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, प्रिंसेस तुम मुझे बताओ, तुम्हें किससे पीछा छुड़वाना है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर अनाया उन दोनों की ओर देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, घर जाए, आपकी मंगेतर बहुत जल्द वहां आने वाली होगी, बस उससे पीछा छुड़ा लेना। यह सुनकर आकाश कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन प्रिंसेस वह घर क्यों आएगी? पहले ही उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। यह सुनकर अनाया एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि हब्बी ने उसके परिवार के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। अगर वह जिंदल परिवार में नहीं आई और हर्षद भाई से उसकी शादी नहीं हुई तो शायद बिजलानी परिवार बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा। यह सुनकर वह दोनों भाई चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि हर्षवर्धन ने अपनी बीवी के बदले के लिए इतना सब कुछ कर लिया। आकाश थोड़ी नाराज आवाज में बोला, हर्षवर्धन भाई मुझे भी बिजलानी परिवार से बदला लेना था। अगर आप यह सब कुछ कर रहे थे तो मुझे भी बता देते। यह सुनकर हर्षवर्धन मुस्कान के साथ बोला, यह मेरी बीवी के ऑर्डर थे, उसने बिजलानी परिवार मुझे सौंपा था, तो मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। अब तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी वो दोनों वहां से चले गए। जिंदल विला में दूसरी ओर जिंदल विला का माहौल अभी भी गंभीर था। पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। उन लोगों को अनाया की चिंता हो रही थी, जिनमें में से कुछ लोग अनाया से नाराज भी थे। जैसे ही हर्षद और आकाश हॉल में पहुंचे, उन्हें पूरा परिवार हॉल में ही बैठा हुआ नजर आया। हॉल में दो अनजान लोग भी थे। यह कोई और नहीं, भवानी शेरगिल और काजल थे। जैसा कि अनाया ने कहा था, वक्त से पहले ही काजल जिंदल विला पहुंच गई थी, इसलिए हर्षद को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वह लोग जैसे ही अंदर आए, हर्षद की दादी अरुणा जिंदल थोड़ा परेशान आवाज में बोली, हमारी नातिन कहाँ है? वह ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? और वह कहाँ पर है? उसे फोन क्यों नहीं लग रहा? सभी लोग इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते थे, इसलिए हर किसी की नजरें उन पर टिकी हुई थी। तभी आकाश थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, वो कहाँ है हमें नहीं पता, और वैसे भी आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी भवानी शेरगिल थोड़ा परेशान आवाज में बोली, हर्षद मुझे पता है कि इस बार अनाया की गलती है, लेकिन तुम बड़े हो, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। तुम इस तरह से अनाया से नाराज नहीं हो सकते और उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुनने में यह कितना बेचारा लग रहा था, जैसे भवानी को अनाया की कितनी चिंता हो। वही यह सुनकर आकाश की आंखें छोटी होगी। वह थोड़ा गुस्सैल आवाज में बोला, और भवानी बुआ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अपनी प्रिंसेस से नाराज हैं?
और नाराज होने वाली इसमें बात ही क्या है। यह सुनकर भवानी थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में बोली, बेटा ऑनलाइन जो भी बातें हो रही है क्या तुमने नहीं सुनी है? मानती हूँ अनाया से गलती हुई है, लेकिन वह गांव में पली बड़ी है। मैंने सुना है कि उसने कभी परिवार का प्यार महसूस नहीं किया। शायद उसने जलन में यह सब कुछ कर दिया होगा। हमें उसे समझना चाहिए, वह अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले ताकि उसे कोई ज्यादा सजा ना मिले। तभी अरुणा जिंदल भी परेशान आवाज में बोली, भवानी सही कह रही है, हमें अनाया से बात करनी होगी। वैसे भी वह भी काफी छोटी है, अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो हमें उसे समझना चाहिए। तभी आग में घी डालते हुए काजल भी बोल पड़ी, अगर हो सके तो हम मेहता परिवार से भी बात कर सकते हैं और उसे कंपनसेशन भी दे सकते हैं। आखिरकार अनाया जिंदल परिवार की प्रिंसेस है, हम इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकते। वही उसकी बात सुनकर आकाश और हर्षद एक साथ गुस्से में बोले, और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम हमारी प्रिंसेस से नाराज है और उसने कोई गलती की है? एडी घटिया बातें तुम लोगों को किसने कही? बेवजह उसे पर इल्जाम लगाना बंद करो, वरना आप लॉजिक लिए अच्छा नहीं होगा। वही अरुणा, भवानी और काजल की बातें बली परिवार वालों को ठीक तो नहीं लगी, क्योंकि एक मुलाकात में हो वो लोग अनाया को इतना तो जन गए थे कि अनाया किसी है और वो कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती। फिर भी वाले चुप थे। क्या इनकी चुप्पी कर देगी उनको अनाया से दूर? और कैसे बचेगी अनाया उन सभी बेबुनियत इल्जाम से? और क्या भवानी इस बार कर देगी अनाया को इन सब से दूर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।